नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग गवर्नर जनरल का टॉपिक देख रहे हैं। गवर्नर जनरल और आपके वाइस रॉय वाला टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यूपी पीसीएस के लिए भी होगी और आरओ आरओ के लिए भी। टॉपिक जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जितने भी आपके गवर्नर जनरल रहे 1773 से लेके आपका 1947 तक, ठीक है, जितने भी रहे, जितने इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है घटनाएं घटी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पूरा आपको ओवरव्यू लेना है ना आधुनिक भारत का, तो इस सीरीज जरूर देखेगा। 2 वीडियोस आ चुकी है, तीसरी है इस सीरीज की। ठीक है, अब इसमें देखो, हम लोग जो है पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कहां तक, लॉर्ड लिटन तक बात कर ली थी। ठीक है, कहां तक, लॉर्ड लिटन तक बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड रिपन से। ठीक, लॉर्ड रिपन से। अब देखो होता क्या है ना, जितने भी वाइसरॉय, एक तो मैं क्रोनोलॉजी में आपको बता दे रहा हूँ, और जो जो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं घटी ना, उनके बारे में भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो अच्छे से जो है सब कुछ पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आपको आता रहेगा। अब देखो, लॉर्ड रिपन के बारे में अगर बात करें, अब देखो, जब भी मैं अगर मान लूं आपको अंग्रेजों के बारे में बात करता हूं, तो आपके मन में क्या छवि आती है। अंग्रेजों जो आपके गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, सबके मन में एक ही छवि आती कि बहुत बुरे थे। ठीक है, हमेशा इंडियंस, भारतीयों के खिलाफ में उन्होंने काम किया, जो भारतीयों के इंटरेस्ट थे, भारतीयों के हित थे, ठीक है, उनके खिलाफ ही इन लोगों ने हमेशा काम किया है। तो लेकिन एक वाइसरॉय ऐसा है ना, पूरे जितने भी आपके जितने भी गवर्नर जनरल वाइसरॉय आए हैं, उसमें एक अंग्रेज ऐसा है जिसको हम लोग गुड वाइसरॉय बोलते हैं, और वो है आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, गुड वाइसरॉय बोला जाता है। गुड वाइसरॉय वो कौन है आपके, वो हैं आपके लॉर्ड रिपन है। ठीक है, तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, क्योंकि इन्होंने वाकई में कुछ अच्छे काम करे भारतीयों के लिए, जिससे भैया उस समय भारत जो है, भारत का फायदा हो, भारतीयों का फायदा हो। ठीक, क्या क्या काम करें, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878, 1878 में। कौन लेके आया था, लॉर्ड लिटन लेके आया था क्या, उस समय पे आपको बताया, भारत में अलग अलग जगहों पे क्या था ना, न्यूज़पेपर छपना चालू हो गया था। जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, फिर साउथ में छप रहा होगा। और वर्नाक्यूलर क्या होता है, जो उस क्षेत्र की भाषा है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती, साउथ में चले जाओ तो आपको तेलुगु भी मिलेगी, तमिल भी मिलेगी, मलयालम भी मिलेगी। तो हर भाषाओं में न्यूज़पेपर छप रहे थे, तो इसी को वर्नाक्यूलर लैंग्वेज बोला जाता है, वर्नाक्यूलर भाषा। ठीक है, और वो क्या करते थे, अंग्रेजों की आलोचना करते थे, अंग्रेजों को क्रिटिसाइज करते थे उनकी पॉलिसीज का। तो लॉर्ड लिटन इसीलिए लाए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कि हम क्या करेंगे ना, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो अब भैया प्रेस न्यूज़पेपर पे रिस्ट्रिक्शन लगाना तो काफी बवाल हुआ। इसको किसने हटाया, ये हटाया था लॉर्ड रिपन ने। रिपील कर दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, मतलब निरसन। ठीक है, इसको हटाया, जो लग गया था उसको फिर से इन्होंने हटाया, तो काफी तारीफ हुई। और कब हटाया था, 1882 में। ये चीज ध्यान रखिएगा, कब हटाया, 1882 में। फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी यही लेके आए 1881 में। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम था कि ना, उस समय पे फैक्ट्रीज लगना चालू हो गई थी, और बच्चों को भी उसमें रोजगार कर देते थे, क्योंकि बच्चे कम पैसा लेते हैं। तो इन्होंने भैया पॉलिसी लाई कि ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा 7 साल के जो नीचे बच्चे होंगे, 7 साल के नीचे बच्चे, उनको आप इंप्लॉय कर ही नहीं सकते हो किसी भी फैक्ट्री में। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, उनका काम है अभी पढ़ना, बच्चों को सिर्फ पढ़ना है। और भी काफी रेगुलेशन लेके आए थे, तो काफी अच्छा स्टेप था। ये नहीं कि भैया जो आ रहा उसको फैक्ट्री में, कारखाने में काम करने के लिए लगा दो। ठीक है, और मतलब बुरी तरीके काम करवा रहे हो, वहां पे बीमारियां भी फैल रही है। तो सब कुछ ठीक तरीके से होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है ना, स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे इस समय पे आपका नगर निगम वगैरह है, पंचायती वगैरह, पंचायत वगैरह है। ठीक है, तो उस समय पे सरकार जो है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे एक आपका संकल्प लेके आई थी। कब, 1882 में। कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, जैसे नगर निगम, मान लो मोहल्लों की सफाई होनी है, तो वो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तक, केंद्र सरकार थोड़ा ना देखेगी, वाइसरॉय थोड़ा ना देखेगा। वो देखना है वहीं के लोकल जो लोग है ना, उसके लिए क्या बना दिया, एक निकाय बॉडी बनानी चाहिए। जैसे नगर निगम इस समय बनी हुई है। तो ये किसने चालू किया, लॉर्ड रिपन ने। बहुत बड़ा स्टेप था। इसी वजह से हम लोग लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, ये चीज ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब स्थानीय स्वशासन के जनक बोला जाता है इनको। काफी इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज मैंने आपको बता दी। फिर इल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883 में, ये भी बड़ा मजेदार था। क्या ना, जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं,
कोई आपका भारतीय है, ठीक है, ये आपके हैं इंडियन, और ये हैं आपके इंग्लिश यूरोपियन मान लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या होता था। जैसे मान लो कोई भारतीय है, उसका उसको मान लो उसने कभी कुछ क्राइम कर दिया। अब भैया क्राइम तो हर कोई करता, मान लो भारतीय ने कहीं चोरी करी, तो इसका जो सुनवाई होगी ना, जहाँ कोर्ट में जाएगा, मान लो ये कोर्ट है, तो इसको कौन, इसकी सुनवाई में जज कौन हो सकता है, इसकी सुनवाई में जज जो है वो एक इंडियन भी हो सकता है और आपका अंग्रेज भी हो सकता है। ठीक, ये चीज था। लेकिन मान लो किसी जो अंग्रेज था उसने कोई क्राइम कर दिया, तो जब उसकी सुनवाई होगी ना आपकी कोर्ट में, तो उसके लिए जो जज होगा ना वो सिर्फ यूरोपियन ही होना, वो सिर्फ सफेद मतलब गोरा आदमी होना चाहिए। तो ये चीज चलती थी, लेकिन लॉर्ड रिपन ने बोला ये चीज गलत है। अगर यूरोपियन आदमी ने कोई आपका क्राइम किया है, अपराध किया है, तो उसकी सुनवाई के लिए जज यूरोपियन गोरा आदमी भी हो सकता है और भारतीय भी हो सकता है। इसको लेके ये लाया गया, इसका जो कानून था ये था एल्बर्ट बिल। अच्छा कानून था कि भैया बराबर से जो है समानता है, इक्वालिटी है। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इसका इतना वो करा, विरोध करा, इतना मतलब विवाद हो गया, तो इनको हटाना पड़ा। मतलब हटाना नहीं पड़ा, वो लागू हुआ था लेकिन सही तरीके से लागू नहीं हुआ था। तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। फिर भैया एजुकेशन को लेके, शिक्षा, अंग्रेज लोग को यहाँ पे शिक्षा भी देनी थी, तो कैसे शिक्षा दी जाएगी, क्या उसका रेगुलेशन होगा, इसके लिए हंटर आयोग आया कब, 1882 में। तो लॉर्ड रिपन देखो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी, याद कर लो। पहले तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाने किसने किसने हटाया, आपका लॉर्ड रिपन ने 1882 1882 में हटाया। फिर पहला फैक्ट्री एक्ट लेके आया 1881 में, ठीक है, जिससे भैया कारखानों में जो वर्किंग कंडीशन उसको सुधारा जाए, बच्चों के लिए भी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सुशासन, फादर बोला जाता है। फिर इल्बर्ट बिल मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, और हंटर कमीशन आपका शिक्षा पे। इन सब के साल भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। फिर आए आपके लॉर्ड डफरिन। इसमें क्या है, इसमें कम चीजें हैं। तो बर्मा के साथ में इनका अंग्रेजों का तीसरा युद्ध हुआ है ना, वो लॉर्ड डफरिन के समय पे हुआ है। कब, 1885 में। बर्मा आपको पता है इस समय जो पड़ोसी देश है ना, जिसको हम लोग म्यांमार बोलते हैं, उस समय पे म्यांमार का नाम होता था बर्मा। ठीक है, तो बर्मा के साथ में अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए हैं, टोटल 3 युद्ध। पहले 2 युद्ध के बारे में बता चुका हूं, तो तीसरा युद्ध जो है वो किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय पे हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के समय में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कांग्रेस जो बनी है। ठीक है, जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में बनी। कौन से वाइसरॉय के कार्यकाल के टाइमलाइन के दौरान, लॉर्ड डफरिन के दौरान। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के दौरान। ध्यान कर लो, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, 2 ही चीजें थी इनके में। आगे लैंसडाउन, क्या नाम है, लैंसडाउन। ठीक है, अब देखो इनके नाम पे ना, एक मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, एक हिल स्टेशन है जो इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। हिल स्टेशन है, कहां पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा, जैसे ये उत्तर प्रदेश हो गया, इधर उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया हिल स्टेशन है, वो इन्हीं के नाम पे, जो वाइसरॉय इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, लैंसडाउन। अब ये क्या क्या लेके आए, ये भी पता होना चाहिए। कब से कब तक रहे, 1888 से लेके 1894 तक। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लेके आया हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट नहीं तो उनके बारे में बात नहीं करी है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन वाइसरॉय को क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाइए, तो आपको साल भी जो है मन में कुछ ना कुछ ध्यान होना चाहिए। अब देखो लैंसडाउन के बारे में बात करते हैं। एक अभी मैंने आपको बताया फैक्ट्री एक्ट कौन लेके आया, फैक्ट्री एक्ट, पहला जो फैक्ट्री एक्ट था वो लेके आया लॉर्ड रिपन, जो गुड वाइसरॉय थे, मतलब जिनको बोला जाता है कि हाँ इन्होंने भारतीयों के लिए ठीक काम किया। तो ये आपका पहला जो है क्या लेके आए, पहला फैक्ट्री एक्ट कब लेके आया, 1881 1881 में। दूसरा कौन लेके आया, दूसरा लेके आया लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन लेके आया 1891 में। ठीक है, फिर इनके समय पे और क्या क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 में। इसके बारे में पता हो, आपने पढ़ा होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके आपके टाइमलाइन में जो हुआ कार्यकाल में, वो हुआ ड्यूरेंट कमीशन, ड्यूरेंट आयोग की स्थापना। अब आप कहोगे ये क्या है, देखो उस समय पे जो भारत था उसमें, मतलब भारत भी आ रहा है पूरा, बांग्लादेश भी भारत, मतलब उस समय पे भारत को ब्रिटिश इंडिया बोल रहे थे। जब अंग्रेज लोगों का शासन था ना, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। तो पूरा भारत भी आज का प्रेजेंट, बांग्लादेश भी, और इधर का पूरा पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। तो उस समय पे अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो ये था, ये जो सीमा थी, मतलब ये जो पूरी सीमा थी, ये तो पूरे भारत की है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पूरा ब्रिटिश इंडिया में आता था। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मतलब ब्रिटिश इंडिया, उस समय का ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री कौन सी होगी, मतलब बॉर्डर क्या होगी,
ये कौन किसने बताया? ये बताया ड्यूरेंट आयोग ने, और इसीलिए जो लाइन बनी ना इसका नाम पड़ गया ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, किसके किसके बीच में बनी थी ड्यूरेंट लाइन, फिर से समझ लीजिए, ये बनी थी आपके, इधर मैं बता दे रहा हूं, ये बनी थी आपके ब्रिटिश इंडिया और आपके अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनी थी। ठीक है, कब बनी है ये आपकी 1893 में बनी है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1947 के बाद में जहां पे ब्रिटिश इंडिया, जहां पे बॉर्डर छू रहा था अफगानिस्तान से, वो हो गया, ये हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। तो 1947 के बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी जो बॉर्डर थी ना, उसका आज तक अभी भी नाम क्या है, ड्यूरेंट लाइन ही है। मतलब जो ड्यूरेंट लाइन आपकी 1893 में बनी थी ना, वो अभी तक चल रही है। तो ये ध्यान रखना किसके दौरान पे हुआ है, लॉर्ड लैंसडाउन, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये है आपका लॉर्ड कर्जन, ये भी काफी फेमस वाइसरॉय, मतलब फेमस मतलब अच्छे नहीं, ये तो मतलब समझो बहुत ही ज्यादा लगी। इसने कहा था कि भारतीयों का, जो भारतीयों के इंटरेस्ट है उसके खिलाफ ही इनको काम करना था। लॉर्ड कर्जन सिर्फ एक ही सही है, लॉर्ड रिपन, ये चीज ध्यान रखना। अब जो लॉर्ड कर्जन है, ये 1899 1899 से लेकर 1905, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही था, जो बंगाल था आपका, पूरा बंगाल, उसको विभाजन करना। ठीक है, पूरे बंगाल को विभाजन करना, एक पश्चिम बंगाल होगा और एक होगा ईस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पर हिंदू लोग ज्यादा रहेंगे, यहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा रहेंगे, ऐसे विभाजन करा था इन्होंने। तो एक चीज ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल, किसने किया, आपके लॉर्ड कर्जन ने किया है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। फिर पुलिस आयोग, पुलिस कमीशन की अपॉइंटमेंट करी, मतलब जो पुलिस प्रशासन है वो थोड़ा सुधरे। ठीक है, जिसमें कैसे कैसे आपका हायरार्की रहेगी, कौन मतलब दरोगा, दरोगा के बाद कैसे कौन किसके ऑर्डर मानेगा, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये ध्यान रखो। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902, कौन, लॉर्ड कर्जन, बस आसानी से याद हो गया। आगे देखो, यूनिवर्सिटीज कमीशन भी इनके दौरान आया 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग, अब देखो होता क्या है ना, जो भी सरकार है उसको जो यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षा है वो भी देनी है। कैसे देनी है, इसके लिए भी भैया बड़ा वो करना पड़ता है, कानून लाने पड़ते हैं। कानून क्या, रेगुलेशन बोल लो उस चीज को, कि कैसे कैसे क्या होगा, चांसलर जो होगा, वाइस चांसलर, क्या क्या काम होंगे उनके। तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज कमीशन आया था। ठीक है, सिलेबस कौन डिसाइड करेगा। फिर यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो देखो, लॉर्ड कर्जन के दौरान पे पहली चीज तो ये याद कर लो, पहली चीज क्या याद करनी है, बंगाल का विभाजन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पहली चीज तो ये बंगाल को विभाजित करा। फिर क्या करना है, पुलिस कमीशन लेके आया 1902 में। फिर शिक्षा को लेके ध्यान कर लेना, लॉर्ड कर्जन, यूनिवर्सिटीज कमीशन आया, और फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आ गया। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, यूनिवर्सिटीज कमीशन, आयोग और अधिनियम, ये ध्यान रखना। फिर इनके बाद में कौन आए, लॉर्ड मिंटो आए, लॉर्ड मिंटो टू। ठीक है, या आखिरी, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड रुकिए, नहीं थोड़े और करने हैं अभी हम लोग को। ठीक है, आखिरी नहीं, आखिरी नहीं है, लॉर्ड मिंटो टू आए, ये आए 1905 से लेके 1910। ठीक है, अब जब बंगाल का विभाजन बोल दिया, किसने बोला, लॉर्ड कर्जन ने बोला, उसके बाद में इस देश में चालू हो गया था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी की भैया जो है, हम जो इनके खिलाफ में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अंग्रेजों के डिसीजन के खिलाफ में। स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। स्वदेशी का मतलब क्या, अंग्रेजों का कोई भी सामान नहीं लेना, सिर्फ जो भारत में बनेगा वही सामान का प्रयोग करना है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है किसके समय पे, लॉर्ड मिंटो। और फिर क्या हुआ आपका, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907, सूरत स्प्लिट। देखो था क्या ना, कांग्रेस में उस समय पे दो आपके दल थे। एक था आपका मॉडरेट, हिंदी में भी बता रहा हूं, परेशान ना होना, जिनको उदारवादी बोला जाता था। एक थे आपके एक्सट्रीमिस्ट, जिनको गर्मपंथी बोलते थे। तो देखो, जो उदारवादी थे ना, मॉडरेट, इनका ये कहना था कि देखो हम अंग्रेजों से आजादी नहीं मांगेंगे। ठीक है, वाकई इन्होंने ये कभी आजादी की मांग करी नहीं। इन्होंने ये बोला कि सिर्फ जो हम अंग्रेजों से मांग करेंगे ना, वो ये करेंगे कि भैया हमें क्या करो, भारतीयों को थोड़ा, भारतीयों का भला करो, भारतीयों को प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ो, मतलब इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रशासन का भारतीयकरण, और क्या कहते हैं, भारतीयों को थोड़ा शासन में भी लेके आओ, मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी आए, मतलब भारतीयों का भला करो, आजादी नहीं चाहिए। जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, गर्मपंथी, इनका ये कहना था भैया हमें सीधा क्या चाहिए, आजादी चाहिए, स्वराज चाहिए। और अब इनका सीधा ये कहना, तो भैया इन लोगों के बीच में ना काफी मतभेद हुए। ठीक है, काफी मतभेद हुए। तो ये लोग काफी एक्सट्रीमिस्ट कहते थे नहीं हमारे हिसाब से चलो, मॉडरेट कहते थे नहीं हमारे हिसाब से। और जो इस विचारधारा के थे उनको मॉडरेट बोल दिया गया, जो गर्मपंथी विचारधारा के थे उसके एक्सट्रीमिस्ट। जैसे मॉडरेट में आपका हो गया दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले,
और इसमें तो काफी फेमस 3 लोग हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इन लोग के बीच में काफी विवाद हुआ और एंड में क्या हुआ ना 1907 में सूरत में भैया कांग्रेस का सेशन था, तो वो उस जगह पे क्या ना दोनों भैया अलग अलग बढ़ गए। एक्सट्रीमिस्ट ने बोला हम जो छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ ना कांग्रेस कमजोर हो गई और फायदा किसको मिला, अंग्रेजों को मिला। तो सूरत स्प्लिट जो था ना 1907 में देखने को मिला, सूरत विभाजन। फिर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग किसने बनाई थी, आगा खान ने बनाई थी। किसने, आगा खान ने। और कब बनाई है, 1906 में बनाई है। किसके दौरान पे, कौन वाइस रॉय था, लॉर्ड मिंटो टू, ठीक है। एक मिनटो पहले आ चुके तो ये लॉर्ड मिंटो टू, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग वाला। कौन से वाइस रॉय, लॉर्ड मिंटो। और फिर एक भैया आपके रिफॉर्म्स आए, सुधार आए 1909 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार। मिंटो इसमें वाइस रॉय का ही नाम है, और जो मॉर्ले है ये आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, वो सचिव थे, उनके ऊपर था, ठीक है। समझ में आया, आगे चलो आगे देखते हैं। फिर है आपके लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग टू, 1910 से 1916। अब देखो बहुत लोग को ये लगता है कि भैया 1905 में जो विभाजन हो गया ना बंगाल का, इधर बना पश्चिम बंगाल, मतलब अलग से कर दिया, इधर ईस्ट बंगाल बना दिया, ईस्ट बंगाल असम बोलते थे इसे, तो ये बाद में कभी खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन था क्या ना 1911 आते आते, मतलब सीधा 6 साल बाद ही ये जो आपका पार्टीशन विभाजन हुआ था ना, इसको कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। एनलमेंट, एनलमेंट मतलब कैंसिल करना, बंगाल विभाजन की घोषणा, मतलब इसमें हिंदी में थोड़ा हल्का सा टाइपिंग, मतलब कैंसिल हो गया, बंगाल विभाजन को रोक दिया, मतलब ये समझिए, ठीक है, कैंसिल कर दिया ये। तो कैंसिल करा गया, किसने करा, लॉर्ड हार्डिंग ने करा 1911 में। फिर उसके बाद में अंग्रेजों का तब तक कैपिटल राजधानी क्या थी, कलकत्ता। और फिर 1911 में जो राजधानी थी कलकत्ता से शिफ्ट हो गई, कहाँ हो गई, दिल्ली हो गई, ठीक है, दिल्ली में। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब शिफ्ट देखने को मिली है, 1911 में। और फिर हिंदू महासभा 1915 में बनी, हिंदू महासभा किसने बनाई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कौन वाइस रॉय था, लॉर्ड हार्डिंग वाइस रॉय थे। तो समझ में आया, बंगाल विभाजन को किसने रोका, लॉर्ड हार्डिंग ने। कैपिटल शिफ्ट हुआ कलकत्ता से दिल्ली, वो किसने करा, लॉर्ड हार्डिंग ने कराया। हिंदू महासभा स्थापना कब हुई, 1915 में, ये भी किसके दौरान, लॉर्ड हार्डिंग के दौरान। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको भैया या तो नोट्स बनाते चलो, एक याद करते चलो साथ ही साथ में। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिवाइज भी करवा दूंगा सब। फिर आपका लॉर्ड, अच्छा ये आखिरी है, ठीक है, ये आखिरी है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21, ठीक है। क्योंकि अब देखो जब अब से अब क्या है ना, राष्ट्रीय आंदोलन चालू हो चुका है, तो यहाँ के जो वाइसरॉय है ना सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब नेशनल मूवमेंट जो चालू हो गया। पहला हुआ इनके समय पे लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ समझौता, ये किसके किसके बीच में हुआ, अभी मैंने आपको बताया, समझिए। कांग्रेस में जो आपके उदारवादी थे, जो मॉडरेट थे, और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, ये 1907 में सूरत में अलग अलग हो गए। फिर ये दोनों साथ में कब आए, ये दोनों साथ में आए 1916 में। और 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन सेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपके लखनऊ में। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और हुई है लखनऊ में, ये दोनों तो साथ में है, मतलब दोस्ती इन लोगों के बीच में तो हो ही रही थी, उसके बाद में दो दिल इस समय और मिल रहे थे, दो दिलों का भैया मिलन और हुआ। कौन कौन का, कांग्रेस का हुआ और मुस्लिम लीग का भी हुआ। ये दोनों साथ में आए कि भैया हम जो हैं अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं और साथ में जो है अपनी मांगे रखेंगे। किसमें, लखनऊ के सेशन में आए। लेकिन हमें पता था भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ज्यादा समय चले बन नहीं पाएगी, तो वो बनी भी नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं बनी, लेकिन साथ में आए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके समय हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। फिर चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी ने करा था 1917 में। तो मॉन्टेग्यू का क्या हुआ, ऑगस्ट डिक्लेरेशन हुआ है। हाँ, मॉन्टेग्यू जो थे ना उस समय पे आपके ये सचिव थे भारत के, और चेम्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय थे। अच्छा, गांधी जी जो है वो 1915 में आए हैं, 1915 में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह भी हुआ 1917 में। फिर क्या है, इन्होंने भैया अगस्त डिक्लेरेशन भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताया कि भारत में आगे क्या चीज सुधार लाने हैं। इसी को लेके फिर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक नया एक्ट ले आई भारत के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, एक नया आपका अधिनियम आ गया। इसके बाद में रोलेट एक्ट भी आया है 1919 में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भैया मैसेकर अंग्रेजों ने करा है, वो भी कब हुआ है, 1919 में हुआ है, कहाँ, अमृतसर में। और कौन वाइसरॉय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रोलेट सत्याग्रह, ऐसे रोलेट एक्ट,
ये चीज ध्यान रख लो। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रट्टा लगा लेना, ये किसके दौरान पे हुआ है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान हुआ है। और फिर जब आपका जलियांवाला बाग हो गया था, इसके बाद में आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, पहला पूरे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन गांधी जी की तरफ से, ठीक है। और इसमें आपका गांधी जी ने खिलाफत जो आंदोलन था ना उसको भी मिला लिया था, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत क्या था? यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे भारत में, वो जो टर्की में, अच्छा इस समय पे क्या हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुई थी, तो अंग्रेजों ने जो टर्की था ना, ठीक है, टर्की का जो उस समय पे आपका राजा था या सुल्तान था, जो सुल्तान था ना उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं करी थी, मतलब सही से बुरी तरीके से पेश आए थे। तो यहाँ के मुस्लिम जो है इस वजह से अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। तो अब गांधी जी ने देखा कि भैया ये सही मूवमेंट आपका मौका है, सही मूवमेंट है कि दोनों जो है आपका दोनों कम्युनिटी साथ में और अंग्रेजों के खिलाफ में क्या करें? आंदोलन करें। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। बाकी क्या क्या हुआ? लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, अगस्त डिक्लेरेशन हुआ है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रोलेट, जलियांवाला बाग, फिर असहयोग और खिलाफत, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत, ठीक है। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, 1921 तक हमने देख लिया, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइसरॉय हैं। इसके बाद में हम अभी आगे जो है ना 1947 तक कंटिन्यू करूंगा मैं, और सिर्फ एक वीडियो और लगेगी, उसमें मैं आपको करवा दूंगा, सिर्फ एक वीडियो और लगेगी, ठीक है, उसमें मैं आपको अच्छे से सब कुछ करवा दूंगा। इस वीडियोस को, अच्छा मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ, इसको जरूर देखिएगा, पुरानी वीडियोस देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखी हैं। इससे काफी कुछ जो है ना, आप देखो एक तरीके से क्या है ना, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो रहा है। एक तो वाइसरॉय भी समझ में आ रहा है, और अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं उनको भी मैं समझाता जा रहा हूँ। आगे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज जो है भी और अच्छे से चालू होनी है, लेकिन पहले आप लोग सिर्फ इतना जो है ना, इतने को आप लोग अच्छे से पहले समझिए, ठीक है। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ साथ में हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, आरओ का, यूपी पीसीएस का, ठीक है, बीईओ का भी पेड ग्रुप चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।